हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। आपने थंबनेल में देखा होगा, लिखा है मॉक टेस्ट। बेसिकली मॉक का मतलब होता है खुद को इवेल्युएट करना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखे, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को। और वीडियो के एंड में आप सभी बताना कि आपके कितना स्कोर था। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें द वैल्यू ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी इज़ ट्वाइस देन द वेव वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य और आयाम का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ट्राई सब क्वेश्चन को खुद से करते हुए चलोगे। तो देखो, जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, वो होता है ए ओमेगा सॉरी। ठीक है, ये पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अगर वेव की बात करें तो वी बराबर होता है एन लेमडा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये इसका 2 गुना है, यानी कि ए ओमेगा 2 गुना है किसके, एन लेमडा की। तो हमने 2 गुना कर दिया। तो यहाँ से अगर हम लेमडा और यहाँ ए का डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो में यही तो फाइंड करना है। इधर बचा ओमेगा और 2n इधर आ गया तो 2n नीचे आ गया। अब ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n, क्या लिख सकते हैं 2 पाई n, और नीचे लिखा हुआ है 2n। तो 2n से 2n कट गया तो पाई अनुपात 1 आ गया, यानी कि जो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रेशियो आया वो कितना आ गया, पाई/1 आया। बात करें, मैंने आपको 2 बातें और बतानी है यहाँ से कि एक वेव का वेलोसिटी हमने अभी एन लेमडा बता दिया, लेकिन एक और फार्मूला होता है जिसको कहते हैं ओमेगा बटे के। इसको एक तो आप याद रखोगे, वेव के वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन दी जाएगी। टी का कोफिशिएंट होता है ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट होता है के। आप डायरेक्ट यहाँ से वेव का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। फिर मैं बता दूं आपको, वेव का वेलोसिटी ये है, लेकिन अगर पार्टिकल का वेलोसिटी है तो वो ए ओमेगा रहता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आप याद ये रखोगे कि जो के होता है, ठीक है, के जो होता है, जो संचरण नियतांक होता है, वो डायरेक्ट निकालने के लिए 2 पाई बटे लेमडा से हम उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखोगे। वो तो पता ही होगा कि कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा इंटू पठांतर। तो ये भी याद रखना। जो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बटे लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल एयरफोर्स में बन जाता है। इनमें से किस ताप पर लोहा अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा? एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर आयरन बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो, जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी जिससे एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन बनते हैं, जिसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इसको बहुत इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, ऐसा टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिस पर या जिससे अधिक, इतना हो या इससे अधिक हो, अगर किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इतना ताप दे देंगे या इससे अधिक ताप दे देंगे तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी और कैसा बन जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, अनुचुंबकीय बन जाएगा। इस डेफिनेशन से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको प्रश्न लिखा मिलेगा कि क्यूरी ताप पर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह बन जाएगा। ऑप्शन होंगे अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय बन जाता है। याद रखना कि क्यूरी ताप से अधिक ताप देने पर कि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन और ऑप्शन एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं, इसी तरह से ऑप्शंस थे। तो देखो, 3 आपको मैं नोट लिखवा रहा हूँ, 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईली तो आपका आयरन का है जो पूछा जा सकता है। बाकी आप निकल का भी लिख लो और आप आयरन का भी लिख लो और आप कोबाल्ट का लिख लो। ये 3 मैं लिखवा रहा हूँ। निकल का नियरली जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयरन का नियरली अप्रॉक्स आपका 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कोबाल्ट का जो है वो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस पेशेंस रखो। एक भी ऐसी बात नहीं बताऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, आपको मैंने ये 340 था या मैंने 350 क्यों बता दिया, क्योंकि मेमोराइज़ करने में हेल्प हो। ये 760 है तो 750 बता दिया। ये 1130 का 1150 इसलिए बता दिया मैंने कि आपको याद हो जाए, और बाकी ऑप्शन इनके पास वाला ही होगा। अब आयरन है तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड के पास एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि ये 800। ठीक है, और उस बोर्ड ने इसको आंसर सही माना था, या जो भी बोर्ड आपका अपकमिंग एग्जाम में आएगा। अगर ऑप्शन केल्विन में है तो आयरन का जो है 750 में 273 यानी कि 300 लगभग जोड़ोगे तो 1150 के या 1050 के आसपास जो ऑप्शन होगा केल्विन में, तो ऐसे हो जाएगा। बाकी केल्विन और सेंटीग्रेड की दिक्कत बिल्कुल भी मत लो। आपको 3 चीज़ें, 3 फैक्ट की तरह आप थोड़ा याद रख लो कि निकल का 350, आयरन का 550 और कोबाल्ट का 1150 क्यूरी टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड बताए हैं, केल्विन में हो तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अब बात करें मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन कितने बहुत अच्छे बनते हैं। एक आपका जो है 3 तरह के होते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, एक आपके पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होते हैं, एक होते हैं डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। तो फेरोमैग्नेटिक से दो क्वेश्चन आप याद रखना एयरफोर्स के लिए।
पूछा जाएगा डोमेन बनते हैं, डोमेन, ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन बनते हैं। या हिंदी में ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो आपका फेरोमैग्नेटिक आंसर सही करना है आपको। पैरामैग्नेटिक से जो है यही क्वेश्चन आएगा कि क्यूरी टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर कर देने पर लौह चुंबकीय कैसा बन जाएगा। ऑप्शन चुंबकीय भी होगा तो आपको अनुचुंबकीय करना है। प्रतिचुंबकीय से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है अभी नेवी के पेपर में, डाईमैग्नेटिज्म से कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का सार्वत्रिक गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो सार्वत्रिक गुण जो होता है वो डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकत्व, ऑप्शन होंगे अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व। तो जो प्रतिचुंबकत्व है वो हो जाएगा आपका सार्वत्रिक नेचर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो फेरोमैग्नेटिक है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, चुंबकशीलता है वो 1 से बहुत बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता -1/2 है, वो पदार्थ कैसा होगा। तो अगर जो चुंबकशीलता है जो ऋणात्मक है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है, बहुत बड़ी है, तो वो लौह चुंबकीय होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर v थी, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। और लेवल के लिए आप मत सोचना कि ये क्या एक्चुअल एग्जाम का लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने एडवांस लेवल ही लिया है, यानी कि इससे हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इससे लो लेवल ही आपको एग्जाम में दिखेगा, यानी कि इसको मैं एक लेवल आगे ही लेके चल रहा हूँ। तो आप ये परेशान नहीं होना क्या ये लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मैं बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस मॉक में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें एक चीज़ याद रखनी है जहाँ से क्वेश्चन इन जनरल एयरफोर्स नेवी में बनते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो होती है 3RT/m, 3RT/m। तो मैं फिर बता रहा हूँ, तो वो आपको अंडर रूट में रहती है, तो यानी कि टी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अभी और बताऊंगा कि जो मास होता है एटॉमिक मास उसके इनडायरेक्टली होती है स्क्वायर रूट के, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप फॉर्मूला रख रहे हों, जब इसमें वैल्यूज़ रख रहे हों, तो टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखना, ठीक है, केल्विन में रखना होता है। तो देखो V है किस पे, 0 डिग्री पे, तो V बटे हमें V2, इसको हम V2 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट। अब T1 कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो 273 जुड़ जाएगा, तो 0 + 273 273 हो जाएगा। अब T2 कितना है 273 पे हमें फाइंड करना है, तो 273 में 273 जोड़ेंगे तो 2 × 273 हो जाएगा, 2 × 273, 273 से 273 कट गया, तो V2 जो होगा वो √2 गुना हो जाएगा V1 का, तो √2V, यानी कि D यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। जितनों ने भी D सही किया था वो अपना 1 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो चलो ठीक है मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 बातें और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था कि 0 डिग्री इस डेटा को आप थोड़ा याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर x है, या ऐसे कह दे कि किस ताप पे फिर वो डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन में 1092 केल्विन होगा। आप थोड़ा सेंटीग्रेड और उसका थोड़ा याद रखना, तो इस पर 2x हो जाएगा। सिमिलर फॉर्मूले से आप करोगे तो इस डेटा को मैंने लिख दिया है, क्योंकि अगर याद रहेगा तो थोड़ा वहाँ पर आप टाइम सेव कर पाओगे। डबल वाले केस में 1092 केल्विन आंसर आना है, ठीक है। और एक और याद रखना आप लोग कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 0.61 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी डेटा, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखना ये डेटा, याद रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे 0.61 मीटर पर सेकंड के से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। 2 बातें और लिख लो, मैंने एक अभी आपको VRMS का नहीं बताया, VRMS का और याद रखना कि VRMS वर्ग माध्य मूल चाल जो होगी वो उसके डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट के। मान लो डेंसिटीज़ का रेशियो आपको दे दे, घनत्वों का बाष्प घनत्वों का रेशियो है 9:8, तो पूछा जाएगा वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2 √2 और 3 का वर्गमूल लेंगे 9 का लेंगे तो 3, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, VRMS के लिए। और एक एवरेज होता है, एक RMS होता है, तो VRMS जो होता है वो होता है 3RT/m, ठीक है। और जो V एवरेज होता है, V औसत जो होता है वो होता है 8RT/πm। ये फॉर्मूले लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी 100 है सेंटीमीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो आपका 157 इसको 157 कर लेना पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 फॉर्मूले मैं आपको बताऊँ, और लेवल के लिए परेशान मत होना, लेवल एडवांस ही है, इससे कम ही आएगा या ये आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो आपको कुछ सिखा सके। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा SHM में V मैक्सिमम वो आपका होगा a ओमेगा, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा आपका अधिकतम त्वरण वो होगा a ओमेगा स्क्वायर।
तो इस तरह का क्वेश्चन एक बनता है, जिसमें अगर हम देख रहे हैं ए ओमेगा स्क्वायर यानी कि अधिकतम त्वरण में अगर हम ए ओमेगा यानी कि अधिकतम वेग से डिवाइड कर दें तो हमें केवल ओमेगा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। यानी कि अगर हम अधिकतम त्वरण में यानी कि 157 में अगर हम डिवाइड कर दें अधिकतम वेग से यानी कि 100 से, तो वो हमें क्या मिल गया? ओमेगा मिल गया। अब ओमेगा का मान कितना मिल गया? 1.57 मिल गया। ये 157 था, ठीक है। जब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 के बाद डेसिमल आ गया। अब ओमेगा मिल गया। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टी बराबर होता क्या है? 2 पाई बटे ओमेगा, तो 2 पाई बटे 1.57। अब पाई का मान होता है 3.14, सबको पता है। तो 1.57 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 157 से 2 गुना करेंगे तो 314, यानी कि हमारा 2 और गुणा 2 करेंगे तो 4 सेकेंड यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब बात करें, 2 चीज़ें आप और याद रखना है एसएचएम से जो एयरफोर्स में क्वेश्चन बनते हैं। कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट है अगर एम्पलीट्यूड का हाफ है, आयाम का आधा है, तो याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका जो फ्रैक्शन होगा वो 3/4 होगा टोटल एनर्जी का। दूसरा फैक्ट इसके साथ याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 1/4 होगा उसका फ्रैक्शन टोटल एनर्जी से, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/g, ठीक है, जहाँ पे ये होती है पेंडुलम की लेंथ और ये ग्रेविटी यानी कि लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली। अब कहा जाएगा टी में और एल में ग्राफ कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर टी स्क्वायर में और एल में ग्राफ पूछा जाए तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। या फिर से बता रहा हूँ, टी में और एल में पूछा जाए तो पैराबोलिक होगा, टी स्क्वायर में और एल के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्नो इंजन की दक्षता 100% है तो सिंक का ताप क्या होगा? इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100%, फुल एफिशिएंट है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा सिंक का? देखो इसमें ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है और आप खुद से ट्राई कर रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ 1 - T2/T1, ठीक है। अब ये जो है एफिशिएंसी आपका 100% होने के लिए इधर जो फ्रैक्शन है वो 1 आना चाहिए, यानी कि इसमें से जो घट रहा है वो कुछ ना घटे, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाए तो इधर 1 आ जाएगा। 1 का मतलब 100% हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको 0 होने के लिए हमें T2 सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 करना पड़ेगा। और जब हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो टेम्परेचर केल्विन में रखते थे, यानी कि इसको 0 केल्विन होना पड़ेगा ऊपर वाले को, आपको अंश को, क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अनंत नहीं लाना है, हमें तो 1 लाना है क्योंकि फ्रैक्शन 1 का 100% हो जाएगा। यानी कि T2 शुड बी 0 केल्विन, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो केल्विन में रखते हैं। तो या तो इसका आंसर 0 केल्विन होगा या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे ये सारे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे थे तो ये यहाँ पे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम 273 जोड़ेंगे तो वो केल्विन बनता है। तो या तो आंसर आप याद रखना, और जब इसको आप कर लो तो ऑप्शन में जब मार्क करो आंसर को, जो सिंक का टेम्परेचर है वो या तो 0 केल्विन रखना या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सेंटीग्रेड थे तो हमने ये रख दिया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यही एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो कार्नो इंजन से प्रोबेबल रहता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग आई होप कि अगर आप यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है तो जाके सर्च करना कार्नो इंजन बाई लक्ष्य एयरफोर्स, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या कॉन्स्टेंट रहता है? सर्कुलर मोशन है अगर यूनिफॉर्म तो उसमें क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सुपर इजी होंगे, स्टिल आप गलत करके आओगे, क्योंकि या तो जल्दबाजी या थोड़ा सा आपका रिवीजन नहीं है। तो देखो मेरी कोशिश है कि हर वो चीज़ आपको एग्जाम से पहले दिखा दूँ, मल्टीपल टाइम दिखा दूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी हो एग्जाम में आने की, ठीक है। अभी क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक बात बताओ, वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो अब यहाँ देख रहे हो, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अगर पार्टिकल की इधर है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन की पार्टिकल की इधर हो जाएगी, सिमिलरली इधर, यानी कि डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी तो कभी यहाँ हो ही नहीं सकती कांस्टेंट, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है जो कि बिल्कुल चेंज होगी सर्कुलर मोशन में। हाँ, हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, अगर यूनिफॉर्म है तो आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जिन बच्चों ने भी डी आंसर किया था वो सही। यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेड प्रकाश जब यूज किया गया जिसका वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम था, तब हमें नंबर ऑफ फ्रिंज जो दिखाई पड़ी वो 60 दिखाई पड़ी। अगर इसकी जगह पे आपकी बार वॉयलेट हमने लाइट यूज कर लिया जिसकी वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम है, तो अब नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी दिखाई पड़ेंगी? तो यंग ने डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ से इस तरह के इस पर्टिकुलर टाइप के लिए आप याद रखना n लैम्डा बराबर कॉन्स्टेंट, जहाँ पे n है नंबर ऑफ फ्रिंज और लैम्डा है उस पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली n1 लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा n2 लैम्डा 2। अब n1 कितना था? 60 फ्रिंज दिखाई थी, 60 इंटू वेवलेंथ पहले कितनी थी? 6600 इज इक्वल टू n2 हमें फाइंड करना है और इसकी वेवलेंथ कितनी है? 4400, ठीक है। 4400 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 11 से 4 टाइम्स, 11 से 6 टाइम, इसको 4 से कट करेंगे तो 15 टाइम्स
और 15 6 जा 90। ठीक है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर। जितने बच्चों ने ए किया है वो सभी सही थे। और कोशिश किया करो कि कैलकुलेशन मिनिमाइज। अब यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूला आप याद रखना कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज चौड़ाई डब्लू, विड्थ का मतलब चौड़ाई यानी कि डब्लू से डिनोट करेंगे, जो होती है डी, बड़ा कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ठीक है, अब कैपिटल डी जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सुनो। कैपिटल डी होता है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। और जो ये होती है ये करस्पॉन्डिंग पर स्लिटों के, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है, ये होती है वेवलेंथ। अब क्वेश्चन आएगा 4 वेवलेंथ दिए हुए, 4 कलर दिए हुए हैं, कहा जाएगा किस रंग की जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, कलर में आप देख सकते हो, जैसे रेड है तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिंज चौड़ाई, तो उसी की फ्रिंज चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर कहेगा कि स्लिटों के बीच की दूरी 1/3 कर दें, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह दे स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 9 गुनी कर दें, तो अगर स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्रिंज चौड़ाई 1/9 टाइम्स हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो, मतलब इनमें से क्या है जो रेडियो एक्टिव जो है वो एमिट नहीं करेगा। तो बहुत सारों ने तो अल्फ़ा बीटा जिन्होंने भी आंसर दिए थे वो तो मुझे लगता है कि मेरे जो कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं देखते हैं। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, कोई एक रेडियो एक्टिव है, मान लो यूरेनियम है, तो उसमें से जब अल्फ़ा निकलता था तो 2 में कमी आती है एटॉमिक नंबर में और 4 में एटॉमिक मास में। बीटा के निकलने में इसमें 1 बढ़ता था। और पॉजिट्रॉन भी तुम्हारा 0n1 होता है, तो आप कंफ्यूज कहाँ होगा इसका प्रोटॉन। अगर आपको अभी भी लगता है इसका आंसर है प्रोटॉन था, ठीक है। और जिनको अगर अभी भी रेडियो एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ाया हुआ है। आप YouTube पे ये वीडियो मेरा ज़रूर देख लेना, लक्ष्य रेडियो एक्टिविटी बाय लक्ष्य एयरफोर्स, पुराना वाला नहीं, नया जो वीडियो अभी बीच में मैंने बनाया था उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया था। और क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो गारंटेड उसी वीडियो से हो। क्वेश्चन है अर्थ की सरफेस से जो अगर वर्टिकली ऊपर की तरफ एक फेंका एक पिंड है, उसका एस्केप वेलोसिटी 11.2 था किलोमीटर पर सेकेंड। अगर पिंड को हमने 45 डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिया, तब फिर उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। तो जो एस्केप वेलोसिटी होता है VE, पहले तो आपको इसका ये डेटा याद रखना है कि अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मून के लिए 2.46 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात क्यों, ये कम क्यों होता है, क्योंकि मून पे ग्रेविटी आपका 1/6 हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अर्थ पे किसी व्यक्ति का भार 60 किलो है, कितना है 60 किलोग्राम है भार, अगर मून पे बात करें तो 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम उसका भार रह जाएगा। मेरी बात फिर से सुन लो। अगर द्रव्यमान की बात करें, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर कहे कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है यहाँ पे, और मून पे भी 20 किलोग्राम ही रहेगा, द्रव्यमान पे फ़र्क नहीं पड़ता है, भार पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भार होता है mg, वेट पे फ़र्क पड़ता है, वेट 1/6 हो जाता है। और अगर यहाँ पे अर्थ पे कोई छलांग लगाता है, वो अगर छलांग 2 मीटर हाइट तक छलांग लगा लेता है, तो मून पे उसका 6 गुना, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पे कम मून पे कम है, तो 12 मीटर तक यहाँ पे छलांग लगा लेगा। या कोई बॉल ही है, अगर उसको हम उछालते हैं तो यहाँ पे अर्थ पे ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन। और कहेगा कि अगर एक ढक्कन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं कि बोतल को जाके वहाँ पे खोल देते हैं तो पानी क्या होगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये सारे मेरे वीडियोस आप एक आदत डाल लो कि मेरी प्लेलिस्ट से, जो नई वाली प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियो है, वो मत अभी देखना। जो नई वाली PYQ से नाम से मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट का एक वीडियो आप डेली देखने की कोशिश करो मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने भी देख सकते हो, मिनिमम एक देखोगे। वो डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। अगर आप वीक हो फिजिक्स में तो और ज़्यादा इंक्रीज़ करो वीडियो, नहीं तो एक रेगुलर तो देखते ही रहो। अब एस्केप वेलोसिटी होता है वो एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। कहाँ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है। इस पर किस किस का फ़र्क पड़ता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हर बार मैं बातें वही रिपीट नहीं करूँगा, आप पता करो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ये आंसर 22.4 भी आ जाता है, तो वो कंडीशंस क्या है सभी करा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा।